अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैर अफियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की पहले 10 चैप्टर की जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कुछ मैंने बनाई है, वो हम डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे और आपको मेहनत करने की तौफीक दे, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ समेटें। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हैं मैंने, कुछ 20 फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हैं आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथमेटिक्स की ग्रेड 8 की पहले 10 चैप्टर से ये है शामिल है। तो उसको हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि क्या उसके आंसर्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है और a इज इक्वल टू -8 बाई -9 है, देन b क्या होगा। ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 0 हो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ऐसे दो नंबर्स जो जिनका सम एक दूसरे का 0 हो वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होते हैं। यहाँ ये जो नंबर्स हैं, इन दोनों का एडिटिव इन्वर्स, इन दोनों का सम जो है 0 है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। और इसमें a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आपके पास है -8 बाई -9, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास a जो है a इज़ इक्वल टू 8 बाई 9 हो जाएगा। अब b जो इसका एडिटिव इन्वर्स है, बिकॉज सम ऑफ a एंड b इज़ 0, सो इट्स मीन दैट a एंड b आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो इफ़ a इज़ इक्वल टू 8 बाई 9, this mean that b is additive inverse of this and that will be equal to -8 by 9. so इस fill in the blanks में क्या आएगा, -8 by 9। उसके बाद सेकंड है, सेकंड fill in the blanks है there are dash rational number between 8 and 9। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सके और जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। तो रैशनल नंबर जो होते हैं दो, जो मतलब नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 2 3 सो ऑन नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 और 2 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, 2 और 3 के दरमियान। जैसे नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। 3 और 4 के बिटवीन कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर सिर्फ ये होल नंबर मतलब इस तरह ही होते हैं जो कि आपके कंप्लीट होता है, इसमें डेसिमल नहीं होते। जो रैशनल नंबर है वो नंबर होते हैं जिनको p बाई q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब 8 और 9 के बिटवीन भी इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं, यानी 8.1 8.12 इस तरह 8.0006 कोई भी नंबर जो है, ये बहुत सारे बेशुमार नंबर जो है अनकाउंटेबल नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं 8 और 9 के बिटवीन। तो इसको आप कहेंगे इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी 8 और 9 के बिटवीन इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड है द वैल्यू ऑफ 4.3068 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं वो आपका ये 4, इसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स आर ऑलवेज। अब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है, यानी ये इस तरह कह रहा है कि जैसे देखें ऑल, जिस तरह ये हो 4 0 0 5, ये ज़ीरोज़ है जो कि बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर्स के बिटवीन है। तो ऑल ज़ीरोज़, ऐसे वो तमाम ज़ीरोज़ जो कि नॉन ज़ीरोज़ के बिटवीन होंगे वो उनको क्या कहते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। यहाँ क्या आएगा हमारे पास, सिग्निफिकेंट। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है 5, द एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन इज दिस 1296, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर रीजन इज। अब हमें स्क्वायर में पता है 4 साइडेड शेप होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और उसका स्क्वायर फॉर्मूला होता है L स्क्वायर। तो
तो हमने इसका जब स्क्वायर का जिक्र है और ये इसका एरिया है तो बस इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। 1296 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये पेयर इधर से बना, ये 3 3 9 और 3 आ जाएगा ऊपर से, 96 पेयर नीचे आ जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। अब हमने 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 39 आए, 39 के करीब आए 6 से, 6 6 तो यहाँ 6 आ जाएगा और ये 396 एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 36। इस स्क्वायर रीजन की लेंथ जो है 36 मीटर होगी। उसके बाद टाइम पीरियड नेक्स्ट है। टाइम पीरियड एग्री बाय बोथ पार्टीज इन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड। इसको मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें दोनों पार्टीज एग्री हो इन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। 8वीं फिल इन द ब्लैंक्स है। शेयर ऑफ फादर एंड मदर इज डैश ऑफ द प्रॉपर्टी। शेयर ऑफ फादर एंड मदर प्रॉपर्टी में कितना होता है किसी बच्चे की, 1/6 होता है, 1/6 होता है। उसके बाद द सेट, ये जो सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 फॉर्म्स होती हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो इसमें ये जो फॉर्म है, जो ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसा नंबर लिखे जाते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू इज यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, यानी यू आपका एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है, तो फिर किसी सेट की अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन, हमेशा जब किसी एक सेट की अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करें तो ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जब किसी भी सेट की अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकाली जाती है तो वो इक्वल होती है यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो गिवन सेट से एक बड़ा सेट, सुपर सेट होता है, उनका वो सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक गिवन सेट्स में अगर आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है तो ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सब सेट है। किसी भी सेट की अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन होती है वो ऑलवेज एम्प्टी होता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होता ही वो है यू माइनस ए, यू के वो एलिमेंट जो कि ए में ना हो। तो जब ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है 11th, नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस। ये अब सीक्वेंस है 1 8 27। अब देखिए ये 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है। थोड़ा सा गौर करें आप, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब आएगा, 4 क्यूब और 5 क्यूब आएगा। 4 क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हो जाएंगी 64 और 125। अब यहाँ इसमें दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। ये ऑर्डर पेयर 6c और -d एंड -1 इक्वल है। इसमें d की वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो जो x की वैल्यू इस ऑर्डर पेयर की 6, वो इसकी x की वैल्यू की इक्वल होगी, यानी 6 आपका 6 इक्वल हो जाएगा -d के। हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। जब 6 इज इक्वल टू -d है तो इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -6, यानी बोथ साइड पे -1 पे डिवाइड कर दिया, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जब -d इज इक्वल टू 6 है तो d इज इक्वल टू -6 होगा, यानी इसको -1 लिख सकते हैं। बोथ साइड -1 पे इस तरह डिवाइड करें तो -1 का कैंसिल हो जाएगा, 6 बाई -1 -6 ही होता है। तो आपके पास d इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है a linear equation in 2 variable always represent a dash line। अब लीनियर इक्वेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, और 2 वेरिएबल को जब हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं तो उसकी हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, और उसको जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रा किया जाए तो उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ -3 4 अक्रॉस x एक्सिस। जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं किसी ऑर्डर पेयर की अलॉन्ग x एक्सिस हो तो उसके y का साइन चेंज होता है, और अगर y एक्सिस हो तो x का साइन चेंज होता है। तो इस ऑर्डर पेयर की रिफ्लेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस हमें लेनी है, तो इसके y का जो है वैल्यू, उसका साइन चेंज होएगा, -4
-3 और -4 हो जाएगा। उसके बाद स्केल फैक्टर अगर K1 और डायलेशन होती है जब इनलार्जमेंट या रिडक्शन जब फिगर की होती है, साइज़ चेंज होता है, डायलेशन उसको कहते हैं। अगर K उसका फैक्टर K = 1 हो, स्केल फैक्टर अगर 1 हो, 1 जब होगा तो इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगी। 1 से बड़ा होगा तो वो क्या होगी, इनलार्जमेंट होगी। 1 से बड़ा होगा तो इनलार्जमेंट होगी, 1 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 से कम होगा तो वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। यानी K की वैल्यू अगर 1 से लेस होगी तो वो रिडक्शन होगी, 1 होगी तो नो चेंज होगी, और 1 से अगर ग्रेटर होगी तो वो आपकी इनलार्जमेंट होती। इसमें आप लिखेंगे नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होना। नेक्स्ट है द एंगल्स फॉर्म सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी आर्क जो सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल बनाती है। यानी इस तरह, ये अगर आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये उसकी एक आर्क है AB और ये उसका सेंटर है, तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बनता है इसको क्या कहा जाता है, इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल, इसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन टचिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती है उसको टेंजेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये आप आगे 10th में भी बहुत सारे थ्योरम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे आप। ये क्या होता है, टेंजेंट, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही हो उसको टेंजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अ सीकेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट डैश पॉइंट। सीकेंट कौन सी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही होती है। ये ऐसी लाइन जो सर्कल में से पास हो रही है, 2 पॉइंट पे टच कर रही हो, इसको सीकेंट कहते हैं। तो ये आपकी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही होती है, 2 पॉइंट्स पे। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है इन ए पैरेललोग्राम PQRS एंगल P - R। अब देखें ये आपके पास पैरेललोग्राम इस तरह की शेप होती है पैरेललोग्राम की। ये अगर इस तरह पैरेललोग्राम है PQRS, तो इसमें ये एंगल P और एंगल R अपोजिट एंगल है। और हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमसे वो पूछ रहा है कि एंगल P - एंगल R, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इन दोनों का जो सम डिफरेंस है वो क्या होगा, 0 ही आएगा। ये इस तरह, अब ये अगर आएगी इस तरह MCQs आए या फिल इन द ब्लैंक्स आए तो सर रफ स्केच बना लें तो आपको पता चलेगा एंगल P और एंगल R these are opposite angle and opposite angle of parallelograms are always equal, so therefore their difference is equal to क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 0 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है if 3 angles of a quadrilateral are each equal to 75। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके तीन एंगल 75 के हैं तो 4th एंगल कितना होगा। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, उसमें से अगर 3 आपके पास 75 है तो चौथा अगर x है तो वो कितनी डिग्री होगा, इनका सम 360 होना है। इनको ऐड करिए 225 डिग्री हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 360। अब x जो है वो आपको हो जाएगा 360 - 225। तो ये हमारे पास आ जाएगा x जो है 360 में से 225 माइनस करें तो ये 135 आ जाएगा। तो x हमारे पास है 135। ये हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बनाई थी पहले 10 चैप्टर में से, उसकी सोल्यूशन मैं आपके सामने पेश की। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको 8 की अपने कोर्स के मुतल्लिक़ वीडियोज़ मिलती रहे और ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो सके।